तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी की बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर नंबर 2 होता है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे थे, यानी कि हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे जो कि आपका होता है पुष्पी पौधों में लैंगिजन। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? लेक्चर नंबर आपका यहाँ पर 4 होने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने किन किन चीजों को पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था पुष्प के बारे में, यानी कि यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना क्या है, पुष्पी पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, वही चीज हमको यहाँ पर पढ़नी है। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले पुष्प के बारे में समझा था कि पुष्प आखिर क्या होता है, उसमें किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। तो पुष्प के समझने के बाद यहाँ पर आपका एक टॉपिक आया था। कौन सा टॉपिक आया था? टॉपिक आपका था लैंगिक जनन का। तो लैंगिक जनन जो आपका होता है पुष्पी पौधों में, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली जो अवस्था होती है वो आपकी होती है निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, क्या होती है? निषेचन पूर्व घटना। अभी निषेचन पूर्व घटना में किन चीजों का हम लोग को पढ़ना है वो चीज समझ लीजिए। वैसे इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा आपका होता है निषेचन, तीसरा आपका होता है निषेचन पश्च घटना। तीसरा कौन सा होता है आपका? निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना का मतलब है कि निषेचन से पहले जो घटनाएं होती हैं उसको हम निषेचन पूर्व घटना बोलते हैं। निषेचन का मतलब है कि निषेचन जब होता है उसको हम निषेचन बोलेंगे। और तीसरा आपका होता है निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं उसे हम निषेचन के बाद की घटना फिर निषेचन पश्च घटना बोलते हैं। निषेचन पूर्व घटना में आपके 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका होता है यहाँ पर युग्मक का निर्माण। क्या होता है? युग्मक निर्माण। और दूसरा आपका होता है युग्मक स्थानांतरण, यानी कि जो परागण की प्रक्रिया होती है वो आपका होता है, क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण। तो भैया अब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर एक होगा क्या? नर पुष्प होगा, एक आपका मादा पुष्प होगा। तो हम लोगों ने जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने नर पुष्प में किस प्रकार से नर युग्मक का निर्माण होता है वो तो हम लोगों ने समझ लिया था। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मादा पुष्प में किस प्रकार से, आप ये बोल सकते हो मादा जो युग्मक होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग नर और मादा जो युग्मक जनन है उसको जब समझ लेंगे तो फिर जो आपका युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया होगी, निषेचन पूर्व घटना की पहली प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में फिर हम लोग युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे, तो वो आपका भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फिर जब हम लोग ये पहला जो टॉपिक है निषेचन पूर्व घटना कंप्लीट कर लेंगे फिर निषेचन की ओर आएंगे। फिर निषेचन के बाद में जो घटनाएं होती है उसको मैं उस टाइम पर आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। तो चलिए अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और निषेचन पूर्व घटना में युग्मक स्थानांतरण में हम लोगों ने नर युग्मक का युग्मक जनन में हम लोगों ने नर युग्मक का किस प्रकार से जनन होता है वो मैंने आपको समझा दिया था। आज की वीडियो में हम लोग मादा युग्मक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली वो आप देख लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी का हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा और साथ ही में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी प्लस इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे। चार्ज 49 रखा गया है फिर फिलहाल के लिए 499। और उसका नंबर हो जाता है हमारा 9793940081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं जायांग के बारे में। जायांग यानी कि स्त्री केसर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक होता है पुमंग जो कि आपका नर जननांग होता है और एक आपका होता है जायांग जो कि आपका होता है मादा जननांग। नर जननांग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग अब पढ़ने वाले जायांग के बारे में जो कि आपका होता है मादा जननांग। और जायांग को आप लोग जायांग की जो इकाई होती है इसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, जिसका डायग्राम आप इस प्रकार से देख सकते हो। ये आपका जो ये वाला पार्ट है ये आपका स्त्री केसर होता है। ये सारी चीजें मैं पहले समझा चुका हूँ। तो इसीलिए यदि आपको अच्छे से समझना है तो आपको पुरानी वीडियोस को भी ध्यान से देखना पड़ेगा, यानी बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए जायांग के बारे में समझते हैं। तो जायांग होता है आपका गायनोसियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गायनोसियम। तो जायांग जो होता है वो उसका मादा भाग होता है जिसकी इकाई को हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं या फिर हम लोग अंडक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से दो नाम इसलिए लिख देता हूँ ताकि अगर आपसे जायांग पूछ ले, स्त्री केसर पूछ ले या अंडक पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो और आपको पता रहे कि ये इसी का नाम होता है। फिर आगे बताएंगे आप लोग कि प्रत्येक स्त्री केसर में आपकी जो संरचना होती है उसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
जो स्त्रीकेसर होता है उसमें आपके 3 भाग होते हैं। ये आपका वर्तिकाग्र होता है, ये आपका वर्तिका होता है और ये जो आपका अंडाकार भाग होता है इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय के अंदर आपका बीजांड या फिर गुरु बीजाणुधानी होती है, जिसके अंदर ही आपका मादा युग्मक का विकास होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। आगे आप बताएंगे कि स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आधार भाग अंडाशय कहलाता है और वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली जो नली होती है उसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जायांग के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो समझनी थी आपको, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं क्या? अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं बीजांड की संरचना। सबसे पहले आप लोग बीजांड की संरचना देख लो, फिर हम लोग इसको बीजांड का परिवर्धन और कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु किस प्रकार से होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग बीजांड की संरचना को समझ लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझे रहोगे तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग बीजांड की संरचना को समझ लीजिए, क्योंकि बीजांड की संरचना आपके बोर्ड एग्जाम में आती है डायग्राम बनाने के लिए भी, और साथ ही में बीजांड की संरचना के अंदर ही आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो फिलहाल के लिए आप लोग इस प्रकार से समझ लीजिए। अभी हम और आगे जब डिटेल में इसको समझेंगे कि किस प्रकार से संरचना बनती है तो आप लोगों को वहाँ पर क्लियर बता दूंगा। तो इस प्रकार से बीजांड होता है। मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डायग्राम में आपका ये होता है भ्रूणकोश। क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। इसके ऊपर ये आपका अध्यावरण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये अध्यावरण होता है। ये आपका भ्रूणकोश होता है। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं, 2 कोशिकाएं बीच में होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर आपका इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसे समझ लीजिए। इसे हम लोग निभाग बोलते हैं। ठीक, निभाग बोलते हैं इसे। आप लोग बोलेंगे जो ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती हैं इसे हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलते हैं निभागी, जो आपका कह सकते हैं कि प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। इसको हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। इन तीनों कोशिकाओं को, नीचे वाली जो अगल बगल की कोशिका होती है इसको हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं, और बीच वाली कोशिका को हम लोग कह सकते हैं मादा युग्मक बोल सकते हो आप लोग, या फिर अंड बोल सकते हो, अंड कोशिका बोल सकते हो। ये चीज आपका होता है। ये चीज आपका अध्यावरण होता है। और ये आपका बीजांड द्वार होता है, जहाँ आप लोग इस प्रकार से देख पा रहे होंगे जो अध्यावरण अपूर्ण होता है उसे हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। ये आपका यहाँ पर होता है क्या? नाभिका। इस प्रकार से आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी चीज़ें समझे हैं उसे अब आइए हम लोग डिटेल में आगे समझते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम होता है, आप लोग सीख गए होंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पर समझ लीजिए कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अंदर की बात करेंगे तो इसमें 3 कोशिकाएं जो ऊपर होती हैं उसे हम प्रथम कोशिका बोलते हैं। बीच वाली जो कोशिका होती है उसे हम द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, या फिर द्वितीयक कोशिका भी बोल सकते हैं। नीचे वाली जो कोशिकाएं होती है इसमें आपकी अगल बगल की कोशिका सहायक और बीच वाली अंड कोशिका होती है। ये आपका अध्यावरण होता है। भ्रूणकोश ये आपका होता है। बीजांड का ये आपका होता है। निभाग इधर वाला छोड़ निभाग होता है। आपका बीजांड द्वार होता है। आपका बीजांड वृंत होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आप लोग समझ में आ गई होंगी। अब इसको यदि आप लोग इसे खोल करके देखना चाहो भ्रूणकोश को, इस प्रकार से देख सकते हो, जिसमें इस प्रकार से अंड कोशिका और सहायक कोशिका और ये सब सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। तो कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ तो बीजांड की संरचना को आप लोगों ने समझ लिया है। अब बीजांड की संरचना इस प्रकार से बनती कैसे है, अब हम लोग उसको समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ बताएंगे कि प्रत्येक बीजांड जो होता है एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। ये जो आपका बीजांड होता है, इस प्रकार से जो बीजांड होता है, ये चीज अब बीजांड है तो ये पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा है। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। इसे हम लोग बीजांड बिंद बोलते हैं। बीजांड 1 या 2 आवरणों से घिरा होता है। बाहरी आवरण को हम लोग बाह्य अध्यावरण और आंतरिक आवरण को हम लोग अंतः अध्यावरण बोलते हैं। यानी कि जो बीजांड होता है वो आपका अध्यावरणों से घिरा होता है। यानी कि जो आपका क्या है, भ्रूणकोश है, इसके ऊपर जो पार्ट वाला देख रहे हो आप लोग, ये आपका अध्यावरण होता है। यह चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे आप समझिए कि अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है, बीजांड द्वार कहलाता है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर बीजांड, यहाँ पर जो अध्यावरण है वो नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बीजांड द्वार बोलेंगे। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग समझेंगे यहाँ पर बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है निभाग कहलाता है, और जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत होता है। यानी कि जो आपका ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग अध्यावरण अपूर्ण है तो ये आपका होता है निभाग, जो कि हमेशा बीजांड द्वार के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक लाइन में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अब आगे समझिए आगे क्या होता है। आगे देखेंगे अब आप लोग कि बीजांड काय के मध्य में थैलीनुमा संरचना होती है, इसे हम लोग भ्रूणकोश बोलते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती है, जिसे हम लोग प्रथम कोशिका बोलते हैं, और भ्रूणकोश में मध्य में 2 कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। 3 कोशिकाएं प्रायः बीजांड द्वार की तरफ होती है, जिसमें आपसे मध्य कोशिका जो होती है उसको हम लोग अंड कोशिका, और अगल बगल की कोशिका को हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो बीजांड की जो संरचना थी उसमें जो चीजें थी वहां पर मैंने लिख करके आपको बता दिया है, समझा भी दिया था, लिख करके भी बता दिया था कि आप लोग लिखना चाहो लिख लो, लेकिन ये आपको समझना
समझना ज़रूरी है। यदि आप लोग समझ लेते हो तो यहाँ से आपके 5-6 नंबर आराम से पक्के हो जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। अब हम लोग बीजांड का परिवर्धन व ग्रुप विभाजन के बारे में सीखते हैं। तो बीजांड का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्या दिखाया था, मैंने आपको बीजांड की संरचना दिखाई थी इस प्रकार से। तो ये बीजांड की संरचना का परिवर्धन किस प्रकार से होता था, तब जाके ये संरचना बनती है, उसको अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इस प्रकार से मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से बीजांड मैंने बना दिए हैं। अब उसमें किस प्रकार से परिवर्धन होता जा रहा है उसको आइए समझ लेते हैं। तो बीजांड जो होता है उसमें जो भ्रूणकोश होता है, इसमें क्या होता है, जो भ्रूणकोश होता है इसमें आपका मृदुतक कोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो इनमें से कोई एक कोशिका होगी आधारित कोशिका, जो कि अपने आकार में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, इसमें से कोई एक कोशिका होगी जो अपने आकार में बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो केंद्रक होगा ये भी बड़ा हो जाएगा, कोशिका द्रव गाढ़ा हो जाएगा, इसको हम लोग प्रपशु कोशिका बोलते हैं। फिर प्रपशु कोशिका में जो आपकी होती है, इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी। एक आपका बनेगा प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक आपका बनेगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। फिर गुरु बीजाणु मात्र की जो कोशिका होगी, उससे ही आपके इसमें आप लोग बता सकते हैं कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, उसमें ही क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे आपके 4 आपके अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से 4 का निर्माण होगा, जिनमें 3 तुरंत ही नष्ट हो जाएँगे और एक जो आपका बच जाएगा वो आपका गुरु बीजाणु कहलाएगा, जो कि आपका N होता है। तो इस प्रकार से आपका ये बीजांड की संरचना बनती है। अब ये आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पर किस प्रकार से इन चीज़ों को लिखना है उसे भी देख लीजिए। फिर हम लोग भ्रूणकोश या फिर मादा इनकोद्भिद का जो विकास होता है उसको समझ लेंगे, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ अभी तक आपको समझाई थी वही हमको यहाँ पर लिखवाना है। तो आप लोग लिखेंगे कि बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की प्रक्रिया को हम लोग बीजाणुजनन बोलते हैं। और बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से कोई एक अर्धस्तरीय कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव गाढ़ा हो जाएगा, केंद्र बड़ा हो जाएगा, इसे हम लोग प्रपशु कोशिका बोलेंगे। फिर प्रपशु कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होगा तथा भीतर की तरफ बीजाणुजनन कोशिका का निर्माण होगा। बीजाणुजनन कोशिका जो होती है वो बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगेगा। और फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, इससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। इनमें से 3 गुरु बीजाणु जो होंगे आपके वो तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे और एक केवल बच जाएगा। तो एक गुरु बीजाणु जो होगा क्रियाशील होगा, क्रियाशील गुरु बीजाणु ही आपका भ्रूणकोश या फिर आप लोग बोल सकते हो मादा इनकोद्भिद में परिवर्तित होता है। तो अब इस प्रकार से समझना है कि जो भ्रूणकोश है या फिर मादा इनकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है। अब हम लोग उसको समझ लेंगे, फिर मादा जो आपका युग्मक था वो पूर्ण रूप से आपका जो निर्माण है वो आपका हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने गुरु बीजाणु का यहाँ पर निर्माण किया था। अब गुरु बीजाणु से किस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या बनेगा, अंड कोशिका बनेगी और भी कोशिकाएं बनेंगी, उसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि क्रियाशील गुरु बीजाणु जो आपका होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रियाशील गुरु बीजाणु बोलेंगे, जिनमें से 4 बने थे, 3 नष्ट हो गए थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो यह आपका क्या होगा, जो बचा था वो आपका क्या था, आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु था। इसको हम लोग मादा इनकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका भी बोलते हैं। यह क्या करेगा, ये आपका गुरु बीजाणु वृद्धि करके बीजांड का जो अधिकांश भाग होगा उसको घेर लेता है और इसका जो केंद्रक होता है वो आपका समसूत्री विभाजन करेगा, जिससे 2 केंद्रक बन जाएंगे। तो 2 बनेंगे तो एक आपका इस साइड चला जाएगा, एक आपका इस साइड चले जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा, जिससे आपके 4 केंद्रक बन जाएंगे। तो 4 केंद्रक बनेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा। फिर इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा, फिर से आपके यहाँ पर 8 केंद्रक बन जाएंगे। तो 8 यहाँ पर देखेंगे, 4 ऊपर चली जाएगी, 4 नीचे चली जाएगी। तो ये इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा कि ऊपर से जो एक कोशिका होगी नीचे मतलब बीच में आ जाएगी और नीचे से भी एक कोशिका बीच में आ जाएगी। तो इस प्रकार से 3 कोशिकाएं ऊपर हो जाएंगी, 3 कोशिकाएं नीचे हो जाएंगी, 2 कोशिका आपके यहाँ पर बीच में हो जाएगी, यानी कि 2 केंद्र बीच में हो जाएगा। इसे हम लोग द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। ऊपर की कोशिकाओं को हम लोग प्रथम कोशिका बोलते हैं, इसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। और नीचे की अगल बगल की कोशिका को सहायक कोशिका और बीच की कोशिका को अंड कोशिका या फिर हम लोग मादा युग्मक भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से मादा युग्मक का विकास होता है, मादा युग्मक बनता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर जो चीजें मैंने यहाँ पर समझाई हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है। जो आप लोग लिख लो, फिर हम लोग इसको समाप्त कर देंगे, यानी कि ये जो चैप्टर था या जो आपका टॉपिक था, चैप्टर नहीं, ये टॉपिक जो आपका था वो समाप्त हो जाएगा। तो टॉपिक में अब आप लोग यहाँ पर बताएंगे जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आपको नोट्स बना लेना है। क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा इनकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है। यह गुरु बीजाणु वृद्धि कर बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। इसका केंद्र समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्र में विभाज्य होगा। फिर दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाएंगे। पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होगा और 2 से 4 केंद्रक बनेंगे। फिर 4 से 8 केंद्रक बनेंगे और फिर इनमें से 4 केंद्रक निभाग की ओर चले जाएंगे, 4 बीजांड द्वार की ओर आ जाएंगे।
जाएंगे और एक केंद्रक निभा की ओर निकल जाएगा, निभा की ओर से, तथा एक केंद्रक जो आपका होगा बीजांड द्वार की ओर से मध्य में आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा, इसे हम लोग ध्रुवीय केंद्रक बोलेंगे। और 3 केंद्रक जो होंगे वो निभा की ओर स्थित होंगे, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम कोशिका बोलेंगे। और 3 केंद्रक आपके बीजांड द्वार की उपस्थित होंगे, बीजांड द्वार की ओर, जिसमें से कोशिका द्रव्य का विभाजन करके जो मध्य की कोशिका होगी उसे हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। और जो अगल बगल की कोशिका होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। अंड कोशिका को हम लोग मादा युग्मक भी बोलते हैं। ध्रुवीय जो केंद्रक होता है संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक भी बना लेते हैं, यानी कि दोनों मिल जाएंगे तो द्वितीयक केंद्रक बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका बोल सकते हो कि जो आपका परिपक्व जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोश की 8 केंद्रकीय होता है। अब ये क्यों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कैसे होता है ये आइए समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक भ्रूणकोश होता है, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया भी था। बीजांड में पूरा चित्र बना देता ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 3 कोशिकाएं ऊपर थी, 3 कोशिकाएँ आपकी यहाँ पर नीचे थी और 1 कोशिका आपकी बीच में थी, ठीक है? इनमें क्या था, तीनों कोशिकाओं में ऊपर में 1-1 केंद्रक था, नीचे वाले में भी 1-1 केंद्रक था, बीच वाले में 2 केंद्रक थे। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो 3 कोशिका ऊपर हो गई, 3 कोशिका नीचे हो गई, 6 कोशिका हो गई और 1 कोशिका बीच में हो गई, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक है लेकिन कोशिका एक ही है। तो 7 कोशिकीय आपका ये हो गया और 8 केंद्रकीय हो गया, क्योंकि 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे और 2 केंद्रक बीच में, तो 8 केंद्रकीय हो गया। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, आप समझ जाओगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि परिपक्व जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। तो ये जो आपका टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था? निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे परागण के बारे में, और परागण को हम लोग संपूर्ण जब कंप्लीट कर लेंगे फिर निषेचन की ओर आएंगे, फिर निषेचन पक्ष घटना पढ़ेंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, हर एक वीडियो को ध्यान से देखा करो। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो। चलिए वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दो, चैनल को फिर वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।